मेरी मामी बेवा हुई तो उन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया था। मैं मामी के घर रहने लगा था। मुझे मामी के साथ बहुत मज़ा आता था। मामी मुझसे कोई पर्दा नहीं करती थी। मेरे सामने ही बिना दुपट्टे के फिरती रहती थी। मैंने भी कभी मामी को गलत नज़र से नहीं देखा था। एक रात मामी ने मुझे कहा कि आओ एक गेम खेलते हैं। मैं खुशी खुशी मामी के कमरे में चला गया। मामी ने मुझे अपने पास बिठाकर मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मेरे मुंह में कोई नरम चीज़ डालकर बोली कि बताओ ये कौन सी चीज़ है। मैंने बहुत पहचानने की कोशिश की लेकिन पहचान ना सका। लेकिन इतना मुझे पता लग रहा था कि कोई पानी जैसी चीज़ मेरे मुंह के अंदर जा रही है। जब मामी ने मेरी आंखों से पट्टी खोली तो मामी जल्दी से अपनी कमीज दुरुस्त करने लगी। अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया था कि रात होते ही मामी मेरे साथ ये गेम खेलती, लेकिन मैं पहचान ना पाता। एक रात मैंने वो पट्टी बदल दी और एक बारीक कपड़ा रख दिया, लेकिन जब मामी ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी तो अगले ही लम्हे मेरी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि मेरे मुंह में मामी अपने हम लोग गांव में रहते थे। मेरी दो बहनें थीं और दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहन की शादी मेरी ताई अम्मा के घर हुई थी, जबकि छोटी बहन ने अपनी पसंद से शहर के एक लड़के से शादी की थी और शहर जा बसी थी। जबकि मैं अपने माँ बाप के साथ अपने गांव में ही रहता था और मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका था। गांव में मेरी एक मामी भी रहती थी जिनका शौहर हयात नहीं था और उनका एक ही बेटा था जो बहुत अजीब सा था। मतलब वो अपनी ही दुनिया में रहने वाला लड़का था। उसका नाम मुनीर था। वह उम्र में मुझसे 1 साल छोटा था। एक रोज़ अपनी मामी के घर गया हुआ था और वापस आया तो मेरी माँ ने कहा कि खाना लगा दूँ। तो मैंने कहा नहीं, मामी ने इतना मज़ेदार खाना बनाया था, मैंने तो वहीं बैठकर खा लिया था, इसलिए अब भूख नहीं है। मेरी बात सुनकर अम्मा का मूड ख़राब हो गया और वह बोली कि मैंने कितनी दफ़ा मना किया है कि उस औरत के घर ना जाया कर। मैंने कहा क्यों, उनके घर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आखिर वो मेरी सगी मामी है। तो मेरी बात पर मेरी माँ ने कहा तेरा मामू अब इस दुनिया में नहीं है और वह औरत किरदार की अच्छी नहीं, हमारा उसके साथ इतना घुलना मिलना अच्छा नहीं है। अगर तेरा मामू जिंदा होता तो फिर और बात थी, वो घर में अकेली होती है और बेटा उसका किसी काम का नहीं, तो हर वक्त उसके घर में बैठा रहता है। भूल गया वो बात जो पहले हुई थी। मैं माँ की बात पर हंसने लगा था क्योंकि मुझे याद था मुझे मेरी मामी के साथ बदनाम किया गया था। दरअसल मेरा मामू उम्र का ज़्यादा था और मामी उम्र में बहुत छोटी थी। उनकी और मेरी उम्र में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मैंने कहा आपको पता है कि ख़ानदान की उस औरत ने मामी पर इल्ज़ाम लगाया था जिसकी मामी से पहले ही दुश्मनी थी, आपकी भी, यानी कि आपकी नंद, क्योंकि मामू ने फूफी की बेटी बजाय मामी को पसंद किया था और आपने भी उस वक्त अपने भाई की खुशी में उसका साथ दिया था। और पूरा ख़ानदान जानता है कि फूफी ने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया, हमेशा दूसरों की किरदार कशी की है। फिर भी सब उसकी बातों को यकीन कर लेते हैं। अब खुद सोचें, क्या ऐसा हो सकता है कि वह मेरी माँ की जगह है, जिसे मेरे लिए आप मोहतरम हैं वैसे ही वो भी हैं। मगर मेरी माँ का कहना था कि वो इतनी सीधी औरत नहीं है। मैंने कहा आपको बुरी लगती है क्योंकि एक तो आपकी भाभी है और दूसरा उसकी वजह से आपके और अब्बा के दरमियान हमेशा लड़ाई हुई है। मेरी माँ ने मेरी बात को नज़रअंदाज किया और कहा वो मुझे बुरी लगती है और मुझे तेरा वहाँ जाना भी अच्छा नहीं लगता, और अगर मैं तुझे किसी काम से मना कर रही हूँ तो मेरे साथ क्यों बहस कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूँगा। लेकिन असल बात तो ये थी कि मेरी मामी आजकल बहुत परेशान थी और वो मुझसे ही अपने दिल की बात करती थी। मैं ही उनके घर जाना छोड़ देता और उनकी बात नहीं सुनता तो वो किसको कहती। वैसे भी हमारे घर में मामू को कोई अच्छा नहीं समझता था क्योंकि वो एक अजीब तरह का इंसान था, ज़िंदगी भर कोई काम नहीं किया था। मेरी नानी और अम्मी लोगों के कपड़े सिलाई करके अपना घर चलाती थी और अभी भी यही कर रही थी। फिर एक दिन मामू ने ख़ानदान के कुछ अमीर लोगों से कर्जा लिया और बाहर के मुल्क चले गए और सबको ये कहकर गए थे कि मैं वहाँ जाके ये पैसे किसी कारोबार में लगाऊंगा और तुम सब के पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन वहाँ जाके वो पैसे भी डूब गए और ख़ुद भी कितना अरसा वापस ना आए। और जब वो वापस आए तो उन लोगों ने उनसे अपना पैसा मांगना शुरू कर दिया। उन दिनों मामू को हार्ट अटैक आया था और वो इस दुनिया से चले गए थे। लोगों को उनके पैसे भी नहीं मिले और उनके मरने के बाद भी कोई उनको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करता था। आज मुझे वैसे भी मामी ने एक बात बताई थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने बताया कि मैं अपने बेटे का रिश्ता देखने के लिए गई थी, लेकिन जब मुझे लड़की पसंद आ गई तो मैंने कहा कि बेटे को भी साथ ले जाती हूँ।
आजकल वैसे भी इन बातों का ख्याल किया जाता है। जैसे ही उसने लड़की को देखा तो सब के सामने उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया था। मुनीर को पहले ये मसला नहीं था, पर अचानक ही पता चला कि उसको ये बीमारी है। और ये हमें नहीं पता था कि अगर इस तरह से किसी भी लड़की को देखता है तो उसे दौड़ा पड़ जाता है। अब मैं उसका इलाज करवा रही हूँ। मेरी मामी कहती थी कि सब कहते हैं मुनीर की शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी शादी कैसे करवाऊँ? ये तो अपनी बीवी को देखेगा और उसके सामने भी ऐसा हो जाएगा। इस तरह उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? और वैसे भी किसी भी लड़की को पता हो कि इस तरह का इंसान है तो वो उसके साथ शादी नहीं करेगी। उसके माँ बाप भी शादी के लिए नहीं मानेंगे। आखिर में उसकी शादी कैसे कर सकती हूँ? तब मामी को मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त है जो डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ कि किसी तरह उसका इलाज हो जाए। मुनीर को कोई ऐसी दवा दे कि ये जल्द ठीक हो जाए। मैंने मामी को ये तसल्ली दी थी और कहा था मैं कल आऊँगा और मुनीर को डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। लेकिन अब यहाँ मेरी माँ का कहना था कि मैंने वहाँ पे जान ही नहीं। मगर किसी की मदद करना गुनाह तो नहीं होता, इसलिए मैंने सोच लिया कि माँ से छुप कर चला जाऊँगा। मामी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। घर को चलाने के लिए इस घर में किसी मर्द का होना बहुत ज़रूरी था, और उनका बेटा तो किसी काम का नहीं था। घर में मैं और भी 100 काम होते जो वो खुद नहीं कर सकती थी। और फिर पूरे ख़ानदान को उनसे अल्लाह वास्ते का बैर था, और ख़ानदान में से मुनीर को किसी ने अपनी बेटी नहीं देनी थी, इसलिए वो बाहर रिश्ते तलाश कर रही थी। उनको अपने बेटे की शादी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुनीर से बात किया करो, उसके साथ दोस्ती करो, वो हर वक्त अकेला रहता है, उसकी किसी के साथ दोस्ती भी नहीं है। मामी की बात सुनकर मैंने कहा मामी, मैंने बहुत कोशिश की थी उसके साथ दोस्ती करने के लिए, वो वाकई अजीब है, अपनी दुनिया में मसरूफ़ रहता है। मैंने पढ़ाई में भी कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। ये तो शुक्र कि आपको अपने बाप की तरफ से जो दुकानें मिली हैं उनसे आपके घर का निज़ाम चल रहा है। मैं भी एक दुकान पर बतौर हेल्पर काम किया करता था। फिर एक रोज़ मैं अपनी दुकान से वक्त निकाल कर मामी की तरफ गया और मुनीर को अपने दोस्त के पास ले गया जो कि बहुत अच्छा डॉक्टर था। मामी भी साथ थी। उनको सब कुछ बताया, उसे दवा ली। उसने कहा कि ये ठीक हो जाएगा, मगर थोड़ा वक्त लगेगा, बस आपने एक गोली रोज़ाना इसे खिलानी है। फिर हम लोग घर आ गए थे। इस दौरान मामी ने एक और रिश्ता देख लिया था। मैंने कहा थोड़ा सब्र करें, आपके बेटे को थोड़ा ठीक होने दें, पर उनका कहना था कि मुझसे इंतज़ार नहीं होता। मेरी तबीयत का भी आजकल कुछ पता नहीं चलता, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या बनेगा? उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि जल्द इसकी शादी हो जाए, और क्या पता शादी के बाद ये ठीक हो जाए। मैं इसको दुकान बना दूँगी ताकि उसका घर चल जाए। मामी लड़की देखने के लिए गई तो मुझे भी अपने साथ ले गई। वहाँ जाकर हम लोग बैठे थे और लड़की भी सामने आ गई। पहले तो मुनीर को कुछ भी ना हुआ। हमने सोचा कि शायद वाकई दवा ने असर कर दिया, लेकिन थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक से उसकी हालत बिगड़ने लगी, और वो सब लोग भी हैरान हो गए, और लड़की भी वहाँ से डर के भाग गई। फिर उन्होंने कहा आप अपने बीमार बेटे की शादी करवाना चाहती हैं? आप भी उन औरतों में से हैं जो ये समझते हैं कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ये गलत बात है। पहले आप इसका इलाज करवाएं, उसके बाद उसकी शादी करने के बारे में सोचें। वो लोग तो बदतमीज़ी पर उतर आए थे। मुझे उन पर गुस्सा आ गया और मैंने उनसे कहा आप ये बात आराम से भी कर सकते हैं। हम लोग रिश्ता देखने आए थे, आपकी बेटी को उठाने के लिए नहीं आए थे। हम भी इज़्ज़तदार लोग हैं। मेरी मामी ने मुझे कहा गुस्सा नहीं करो, और हम लोग वहाँ से वापस आ गए। मामी को उनके घर छोड़कर मैं वापस घर आया तो अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान बैठी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ गए थे। मैंने झूठ बोल दिया और कहा दोस्त की शादी में गया था। फिर मैंने अपनी मामी से पूछा कि आप क्यों परेशान बैठी हैं? तो उन्होंने बताया तुम्हारी बहन रुबीना जिसकी शादी शहर में की है, बस उसकी वजह से परेशान हूँ। पता नहीं कैसे लोगों में चली गई है। वो उसे आने नहीं देते जब से शादी हुई है। ये सिर्फ एक दफ़ा आई है और हमें भी वहाँ जाने से मना किया हुआ है। हम लोग भी एक दफ़ा वहाँ पर गए थे तो उन लोगों ने हमारे साथ इतना बुरा रवैया रखा था कि मेरा दोबारा जाने का दिल नहीं किया था। पता नहीं रुबीना को उस लड़के में क्या पसंद आया था कि उसने ज़िद करके उस लड़के से शादी की है। अम्मी का कहना था कि मेरी रुबीना से फ़ोन पर बात होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह परेशान है और कोई बात छुपा रही है। मैं पूछती हूँ तो कहती है सब ठीक है। मैंने कहा अम्मी आप बिला वजह खुद को हल्कान कर रही हैं। अगर कोई बहुत बड़ा मसला होता तो वह ज़रूर बता देती। बाकी घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और फिर रुबीना ने शादी भी तो अपनी मर्ज़ी से की है। हमें तो वह शख्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरी माँ का कहना था कि इसीलिए तो मैं परेशान रहती हूँ, पसंद की शादियाँ कामयाब नहीं होती। लड़की पर भी दबाव होता है, वो सब कुछ सह कर सोचती रहती है।
اب मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। और वो अपनी शादी को कामयाब बनाने के लिए शौहर का जुल्म बर्दाश्त करती रहती है। अम्मी बहुत परेशान थी। मैंने उनको तसल्ली दी और कहा सब ठीक हो जाएगा, अब फ़िक्र ना करें, और अगर ज़्यादा परेशानी है तो मैं जाकर रुबीना के पास चक्कर लगा लूँगा। मैं ये कहकर अपने कमरे में चला गया। उधर मेरी मामी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि ये बात सारे मोहल्ले में फैलने लगी थी। जिस तरह एक से दो तमाशे हुए तो इस बात की कहानियाँ बन गई और आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल गया। जब भी आंटी मलाइका अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाती है तो उसके लड़के को दौड़ा पड़ जाता है और लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। अगले रोज़ जब मैं मामी के पास गया तो मेरी मामी ने रोते हुए कहा कि मेरी किस्मत ख़राब है, पहले शौहर मर गया और अब बीमार रहता है बेटा। मोहल्ले की एक औरत ने मामी को मशवरा दिया कि आप अपने बेटे की शादी किसी बेवा औरत से करवा दें, फिर इस तरह का कोई मसला नहीं होगा, ये एक तरह का टूना है। मैंने मामी से कहा यह मशवरा किसने दिया, तो उन्होंने बताया मुझे ये बातें किसी औरत ने बताई जो लोगों के मसले सुनती है, उनका तवीज़ वगैरह भी देती है। मैंने उसको जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मोहल्ले में किसी के घर बैठी थी तो वहाँ पर गई तो उसने मेरे बेटे के बारे में सुनकर यह मशवरा दिया। अब तुम ही बताओ मैं अपने जवान बेटे की शादी किसी बेवा और से कैसे करवा सकती हूँ? मेरे बेटे के अंदर कोई बुराई तो नहीं। मेरी मामी ने रोना शुरू कर दिया और उनके बेटे के अंदर वाकई कोई बुराई नहीं थी, वो तो बस चुपचाप रहता था, किसी को कुछ कहता भी नहीं था। मैंने मामी को चुप करवाया और समझाने के लिए कहा उस औरत ने शायद आपको कुछ सोच के ही बताया होगा, और जैसा कि आपने बताया कि वो लोगों के मसले सुलझाती है, वो ऐसे मामलात को बेहतर जानती होगी। मेरी बातों पर मामी ने हैरान होकर मुझे देखा और कहा तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा अगर आप किसी ऐसी लड़की से मुनीर की शादी करवा दें जिसका शौहर इस दुनिया से जा चुका हो और उसे भी किसी से शादी करने की ज़रूरत हो, तो ज़रूर मुनीर से शादी के लिए हामी भरेगी और समझौता कर लेगी, क्योंकि इस मुआशरे में लड़की अगर बेवा हो जाए तो बस बाकी की ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी जाती है, और वैसे उसकी शादी हो गई तो कौन सा हर दिन मुनीर को दौड़ा पड़ेगा। मामी सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत से मर्द बीमार भी तो हैं, कोई दिल का मरीज़ होता है, किसी की टांग में नुक्स होता है और किसी को कोई और बड़ी बीमारी होती है, तो क्या उनके साथ उनकी बीवियां गुजारा नहीं करती? ये भी तो एक बीमारी है, अगर आप इसका इलाज करवाएंगी तो इंशाल्लाह मुनीर भी ठीक हो जाएगा। आप अगर किसी ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दें तो वो उसका भी ख्याल भी रखेगी और आपके घर को भी संभाल लेगी। मेरी मामी ने मुझे हैरान होकर देखा। उन्होंने कहा क्या तुम अपने लिए ऐसी औरत को पसंद करते हो? मैंने कहा देखें मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मामी ने कहा हाँ तुम तो बिल्कुल ठीक हो। मैंने कहा आप भी ज़माने की ज़ुबान बोल रही हैं, आप भी उन औरतों में से हैं जो किसी भी औरत को अच्छा नहीं समझती। अभी आपने कहा मेरे बेटे की बीमारी है, इसका क्या कसूर? अगर इस तरह किसी औरत का शौहर मर जाता तो इसमें उस औरत का क्या कसूर है? उसको इस बात की सज़ा क्यों मिलती है? मेरी मामी लाजवाब हो गई और उन्होंने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है। फिर मामी कहने लगी खैर मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाई के घर जहर जाना चाहती हूँ, मुनीर को भी साथ लेके जा रही हूँ, वहाँ जाकर सोचूंगी मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा तुम अपना बहुत ख्याल रखना। तुमने मेरा बहुत साथ दिया, जबकि मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ को ये पसंद नहीं, वह तुम्हें ज़रूर मना भी करती होगी। बेटा मेरा तुम्हारी माँ के साथ कोई ज़्यादा मसला नहीं था। तुम्हारे मामू की शादी पर तुम्हारी माँ ने उसका साथ दिया था, मगर शादी के बाद तुम्हारा मामू सिर्फ मेरी बात मानता था, अपनी बहन की बात नहीं मानता था। बस इसी वजह से तुम्हारी माँ को मैं बुरी लगती हूँ, इसका भी कसूर नहीं। लेकिन कभी कभी हम रिश्तों से नफरत कराना अपना हक समझ लेते हैं। खैर तुम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और फ़ोन करते रहना। मुनीर का दिल वहाँ पर लग गया तो मैं तुमसे मिलने आया करूँगी, एक दो रातें यहीं पर गुजारूंगी, क्या तुम मेरे पास रुकोगे? मैंने कहा आप घर में अकेली होंगी, मैं ज़रूर आऊँगा। मामी ने कहा हमेशा खुश रहो, तुम बहुत अच्छे हो, अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं उसकी शादी ज़रूर तुमसे करवा देती। इस बात पर मैं मुस्कुरा दिया था। मामी ने कहा मैं कल सुबह ही शहर के लिए निकल जाऊँगी, और फिर अगले रोज़ मामी शहर चली गई और मैं अपनी दुकान को संभालने लगा। इस दौरान एक दो बार मेरा और अम्मा का इरादा बना कि रुबीना के पास चक्कर लगा आते हैं, मगर जब इससे बात की तो उसने जल्द में बोल दिया कि अभी मत आना, वह किसी शादी पर गई हुई है। फिर मैं भी अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मामी को वहाँ गए 15 दिन हुए थे कि हमें यह खबर मिली कि उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी है। तो यह सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि मेरी माँ ने कहा कि देखो बेटे की शादी कर दी और हमें बताया तक नहीं, और तुम तो बहुत प्यार करती थी। मैंने कहा
اس کی شادی کسی مجبوری میں ہوئی ہوگی، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ میں تو شہر جا رہا ہوں اپنی بھابھی کو دیکھنے، آپ بھی اگر چاہیں تو میرے ساتھ چلیں، کیونکہ آپ کا بھی حق بنتا ہے۔ آخر کو منیر آپ کا اکلوتا بھتیجا ہے۔ میری بات سن کر میری اماں کچھ دیر چپ بیٹھی رہی، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ حالانکہ اس گندی عورت کے پاس میرا جانے کو دل نہیں کرتا۔ مجھے اپنی ماں کی سوچ پر افسوس ہوا تھا، مگر ان کو زیادہ کچھ بھی نہ کہہ سکتا تھا۔ ہم لوگ اگلے ہی دن شہر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں میری بہن روبینہ کی شادی ہوئی تھی، اس لیے شاید میری ماں جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ویسے ہمیں ان کے گھر جانے کی اجازت نہ تھی۔ میری بہن نے کہا تھا کہ اس کے گھر کوئی نہیں آئے گا، پر میری اماں کے دل میں حسرت تھی کہ شاید ہم روبینہ سے مل پائیں، اس لیے وہ بھی میرے ساتھ روانہ ہو گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد ہم لوگ مامی کے بھائی کے گھر موجود تھے۔ انہوں نے ہمیں بیٹھک میں بٹھا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مامی ہمارے پاس آئی اور بہت پیاری لگ رہی تھی اور خوش بھی لگ رہی تھی۔